विषय का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ना पाकिस्तान के टीवी और रेडियो जैसी बात करता है वैसे विपक्ष ने करनी चाहिए। ये हमारे जवानों का शौर्य का एक प्रतीक है। अगर हम उनके ऊपर संशय व्यक्त करेंगे तो उनका अपमान होगा, और इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अब मैंने अच्छी बात की, उसको उल्टा किया। मैं अशोक जी आपको पूछना चाहता हूँ, मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ और मैं बोलने के लिए डरता नहीं हूँ। मेरी बात छोड़ दो, ये मीडिया में जो चल रहा है, मैंने पिछले 2-3 महीने में इंटरव्यू नहीं दिए फिर मैंने कहा इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है? मेरे कहने के पहले तुम्हारे दिमाग में फिट है कि क्या करना है, तुमको लिखना है तो लिखो। और इस प्रकार के पत्र मैं अगर हूँ, मेरे यूट्यूब पर पूरे भाषण है, आप मराठी जानते हो, आप पूरे भाषण देखो और मुझे बताओ। और इसलिए एक मैं बोलते समय थोड़ा सा मुझे नाराज होते तो मत हो जाइए। मैंने कहा यार तुमको धमक नहीं, तुमको मोदी और अमित शाह पर गोली मारनी है तो तुम मारो ना, तुम्हारी हिम्मत नहीं तो मेरे कंधे पे रखो, बंदूक रख कर क्यों मार रहे हो? तो ये मैंने जरूर कहा, और मैं इसलिए कोई स्टेटमेंट मैंने ऐसा नहीं किया था। और दूसरी बात, आज भी मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे ऊपर के 10 वाक्य छोड़ दो, नीचे के 10 वाक्य, बीच का एक ही वाक्य टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ में लगा दो, तो फिर वो तो गलत अर्थ जाएगा। तो इतना ही मुझे कहना, मैंने कोई ऐसा नहीं कहा। और मैं पार्टी का ऐसा कार्य करता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि पार्टी की ऐसी बातों के बारे में कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट करे। एक बैठ जाइए कि टीआरपी के चक्कर में सब करना पड़ता है, तो शायद वो टीआरपी के चक्कर में ही हम लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं क्योंकि करते। राजनीति में भी आपने कहा कि कई बार नहीं। सत्ता में आने के लिए देखो, हम भी सब मैं चीज यहाँ करते बैठा हैं। हूँ इसलिए नहीं हूँ, मैं रजत शर्मा जी को 40 साल से पहचानता हूँ। धंधा करना चाहिए, धंधे जैसा करना चाहिए, स्कूल जैसी चलानी चाहिए, कॉलेज जैसा चलाना चाहिए, राजनीति जैसी चलानी चाहिए, चैनल जैसा चलाना चाहिए। ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी लॉन्ग टर्म पर गुडविल, क्रेडिबिलिटी एसेट है। ये शॉर्टकट के बारे में हमारे यहाँ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कहते थे, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए, एक्सीडेंट होता है। और इसलिए मेरा कहना है, आपको जरूर आप करिए, उसमें मनोरंजन होना चाहिए, न्यूज़ बननी चाहिए, कभी कुछ आप सवाल ऐसे पूछने चाहिए, सब ठीक है। पर जो नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो झूठ है, उसको डालकर अब इसमें तो अब छोड़ दो। मैं ऐसे मजाक बताऊंगा कि क्या बोला और क्या आया समझ में नहीं आता। अरे सर चलिए, ये तो आपने क्लैरिफाई कर दिया कि ये सब बातें आपके मिसकोट किया गया या गलत हेडलाइन बना दी गई। ये सब हेडलाइन जब मोदी जी, अमित शाह जी पढ़ते हैं तो कभी पूछते हैं आपसे? नहीं, मुझे कोई पूछते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये झूठ है, या उनको पता है कि ये तो कहेंगे ही? नहीं, मैं ऐसा कह ही नहीं सकता। देखिए, मैं जो कहता हूँ वो मोदी जी के सामने भी कहता हूँ, अमित शाह जी को भी कहता हूँ, आपके सामने भी कहता हूँ। नितिन गडकरी का दोहरी कैरेक्टर नहीं है, मैं राजनीति में कम हूँ, झूठ नहीं बोलता। और एक आधी चीज़ अगर बोलनी है, एक बात जरूर है कि मुझे अगर बोलनी है तो मैं अकेले में बोलूँगा। अगर ये अशोक मेरे मित्र है तो मैं पब्लिकली इनको नहीं बोलूँगा, पर अकेले में अशोक तुम बोल रहे हो गलत है, ऐसा नहीं मुझे लगता। और इसलिए मैं, मेरे मन में एक बात, मुंह में एक बात, ये मैंने कभी रखी नहीं। मैंने कभी नहीं छुपाया कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक नहीं हूँ। मैंने कहा आई एम प्राउड ऑफ इट। और ये मैं 10,000 मुसलमानों के सामने कहा मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उन्होंने उसके बाद मुझे अच्छा वोटिंग किया। मैंने कहा याद रखना कि मैं प्योर चड्डी वाला हूँ, फिर पछताना नहीं कि किसको वोट दिया पर मैं 40 साल, तुम जानते हो, मैं अगर जातिवादी और सांप्रदायिक हूँ तो मुझे वोट मत देना। तो देखिए, मैं कोई बात, मैं जैसा हूँ वैसे दिखना चाहता हूँ। जो सही है मेरे दिल में, गलत हो सही वो बोलना चाहता हूँ। जो मुझे करना है वो साफ क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ। मैं गलती कर सकता हूँ, पर मेरी मिस्टेक बोनाफाइड होगी, मेलाफाइड नहीं होगी। सुशांत। नितिन जी, मैं आपको अभी सुन रहा था, और हम लोग कई बार सुनते हैं, आपका काम जानते हैं, देखते हैं, और अभी आप आंकड़े भी बता रहे थे कैसे आपने जल परिवहन के क्षेत्र में या सड़कों के क्षेत्र में जो काम किया है। तो जो वोटर है वो क्या ये नहीं सोचेगा आपकी बातों को सुनकर कि बीजेपी का नारा मोदी है तो मुमकिन है की जगह गडकरी है तो मुमकिन है, क्यों नहीं हो सकता? देखिए, अभी तो मोदी जी है, मोदी जी हमारे नेता है और हमारे प्रधानमंत्री पद के वही उम्मीदवार है। ये भी एक विषय है, ना मैं बोल रहा हूँ, ना मैं चाह रहा हूँ, ना मैं सपना देख रहा हूँ, ना किसी को कह रहा हूँ। मेरे को प्रधानमंत्री बनाने पर दो लोग अपनी कवायद क्यों कर रहे भाई? यानी वो मेरे प्रेम के कारण नहीं कर रहे हैं, मैं भी राजनीति, वो मोदी जी और मेरे के बीच में लगाने की बात कर रहे हैं कि कहीं ये भी भिड़ जाए।
देखिए, मैं एम्बिशियस नहीं हूँ, मैं पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता हूँ। मोदी जी हमारे नेता है, पार्टी ने उनको चुना है। चुनने वाले लोगों में मैं भी था उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी जीतेगी और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं कोई रेस में नहीं हूँ और मुझे आपका कोई बात। सर, रेस में जो नहीं होता उसको बाकी लोग धकेल देते हैं। अब ऐसे आपको तो आप जवाब दे चुके हैं इसका, कई नहीं, इंटरव्यू एक में देखा है अच्छी आपको। बात बताता हूँ। मैं अटल जी और जॉर्ज फर्नांडिस जी को अपना आइकॉन मानता हूँ। पिछले 30 साल में मैं एयरपोर्ट में मेरे स्वागत के लिए कोई आता नहीं, मुझे कोई हार नहीं डालता, मैंने किसी का कटआउट नहीं लगाया। आप ताज्जुब करोगे, मैंने अपने जेब से किसी के लिए हार नहीं डाला। अटल बिहारी वाजपेयी और लता मंगेशकर को पॉकेट से पैसे निकाल कर मैंने हार खरीदा किया था, और मैं कटआउट भी लगाता नहीं, और मैं कोई ये फालतू नाटकबाजी भी नहीं। कपड़े के बारे में भी मुझे लोगों ने कहा, मैं नया नया दिल्ली में आया, बोले तुम पैजामा कुर्ता पहनो, धोती पहनो, फिर बिहार में जाओगे तो नेता बनोगे। मतलब बनना नहीं, जो पहनता हूँ वही पहनूंगा, जो बोलना है वही बोलूँगा, वैसे ही आया। मुझे आज भी दिल्ली के रोड मालूम नहीं है। मैं पहली बार अध्यक्ष करके आया था तो हाफ शर्ट जैकेट पहन के आया, और मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं मोटा था बहुत, तो मुझे सबने कोट पहने थे, तो मुझे पता ही नहीं दिल्ली इतनी ठंडी होती है, क्योंकि मैं कभी आता ही नहीं था। तो कार्यालय में जो प्यून था वो मेरे जैसा था, उसका कोट पहनकर मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। तो मैं कुछ ना होते हुए, ना किसी को बायोडाटा दे हुए पार्टी का अध्यक्ष बना। मैं पोस्टर चिपकाए, दीवालों पर मैंने लिखा, मैंने साइकिल रिक्शा पे अनाउंसमेंट की, और कभी मुझे पता है नहीं इतना, कभी मैंने मैं आपको बताता बहुत हूँ कुछ मिला आपका है। नाम क्यों चलता है। नाम इसलिए चलता है, आपने सुना होगा, वो कहते हैं आजकल कोई क्लब 220 बन गया है। मतलब अगर आपकी पार्टी 200-220 के बीच अगर रह गई तो फिर मोदी जी को तो कोई पसंद नहीं करेगा, उनको साथी नहीं मिलेंगे। आपके इतने सारे दोस्त हैं, आपके नाम पे लोग राजी हो जाएंगे। ये भी आपको बताता हूँ, ये 220 वाला पूछने वाला भी पत्रकार है, ये उसके मन की कल्पना है। ना बीजेपी में 220 क्लब है, ना हम लोग कोई चाहते। देखो, हमारे पार्टी का चाल चलन, व्यवहार, चरित्र, कैरेक्टर, कल्चर अलग है। हम कोई अपने राजनीति में कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, खासदार बनने के लिए नहीं आए हैं। इस देश के तस्वीर को बदलना है। हम 2 लोग थे तो भी हम लोग उसी स्पीड से काम करते थे, कुछ कन्विक्शन के आधार मैं पर। मान लेता हूं सर, ये तो मैं मजाक में कहता हूँ, उसका भी गलत। मैंने बोला, एक कल इंटरव्यू हुआ मेरा, मैंने बोला आज की राजनीति ने काली पीली टैक्सी हो गई, कोई भी मीटर डाउन करो, इधर से बैठता उधर जाता, उधर से बैठता इधर जाता। तो मजाक में, वी ऑलवेज फील दैट राजनीति कन्विक्शन ओरिएंटेड होनी मैं सर आपकी सारी बातें मान लेता हूँ। ये तो कितनी सीटें आएंगी ये तो आप भी नहीं बता सकते, अभी कोई नहीं बता सकता। पर सवाल ये है कि नहीं आई मेजॉरिटी आपकी, रह गए 200 पे, 220 पे रह गए, नहीं हो रहा कोई तैयार मोदी जी के नाम पर साथ आने के लिए। वो कहेंगे किसी और को लाओ तो हम बात कर सकते हैं, गडकरी जी को ले आओ, चलो आ जाएंगे तुम्हारे साथ, फिर आपका भी विचार कर लेंगे तब। देखिए, ये इफ एंड बट्स की कोई राजनीति नहीं होती है। राजनीति जो होती है वो जब जब समय पर क्या होता है। देखो, पहली बात आपको याद रखना, एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। ये हेडलाइन बनेगी सर। हाँ, बिल्कुल सच है। देखो, आपको बताता हूँ, नहीं इसमें अर्थ सही निकालना। एक बार प्रमोद महाजन ब्रेवरॉन स्टेडियम पर मैच देख रहे थे, मैं भी था। उस समय ये चुनाव हार गए थे, तो 3 पौने 3 बजे टी टाइम होने का था। तो मैं भी और वो बॉक्स में बैठे, तो प्रमोद जी बोले, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ हार होती है, मैं तो निकल रहा हूँ। मैंने बोला ऐसा नहीं प्रमोद जी, रुक जाओ, मैच बदल सकती है। नहीं बोले, मैं जैसे वो उस समय हार, उनको लग रहा था कि हार हुई, वो चले गए और मैच बदल गई और 5 बजे इंडिया जीत गया। देखिए, राजनीति में जो पार्टी लड़ती है वो यही कहती है कि हम तो मेजोरिटी में आएंगे, और हम आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं। कांग्रेस भी कहती है हम आएंगे, चुनाव के बाद तो नतीजा आएगा। और आज पार्टी की भूमिका यही है कि किसी भी स्थिति में मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे उम्मीदवार हैं, और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनका चयन किया। आज हमारे नेता, उन्हीं के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, और वही बनेंगे, किसी भी स्थिति में वही बनेंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। इसी को रिफ्रेश कर देता हूँ। आपकी पार्टी की इस साल चुनाव में कितनी भी सीटें आए, सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, नहीं तो आप विपक्ष में बैठेंगे। इसमें कोई परिणाम, ये देखिए, पहली बात तो आपको मैं बताता हूँ, मैं आपकी एक बात को मानता ही नहीं, जो आप बार बार कह रहे हैं। मैं 100% कह रहा हूँ, हमारे पार्टी की भरोसे हमारी मेजॉरिटी आएगी और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ। अब प्रश्न ऐसा है कि आप भविष्य वाले हो,
क्या कुंडली देखी आपने हमारी कि आपको लग रहा है आप पहले कहा कितने कि आगे कितनी सीट आएगी कोई नहीं जानता। तो पहली बात तो ऐसी है कि लेट एश्योर अबाउट इट, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हमारी मेजोरिटी आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार आएगी। एक सवाल सर लोगों के मन में है, ज़रूर है, क्योंकि वो व्यक्ति शायद खुलकर नहीं बोलेंगे इस बारे में कभी। आडवाणी जी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने शायद कुछ थोड़ी बहुत कोशिश भी की अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करने की। एक चिट्ठी लिखी उन्होंने कानपुर की जनता को कि मुझसे कहा गया है कि आप चुनाव मत लड़िए। तो ये दोनों आपके पुरोधा जो हैं नहीं रहेंगे। देखो, दोनों हमारे आइकॉन हैं, हमारे गाइड एंड फिलोसोफर हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे पार्टी के संस्थापक हैं। और उन दोनों के प्रति हमारे मन में कल भी आदर था, आज भी और आगे भी रहेगा। पर समय का तकाजा होता है, समय किसी लिए रुकता नहीं। मुझे बताइए, मीडिया में हो, बिजनेस में हो, राजनीति में हो, आज कितना भी अच्छा एंकर हो तो भी वो कल कहीं ना कहीं उसको रिटायर्ड होना पड़ता है। और ये क्रिकेट में होता है, गेम्स में होता है। अब आडवाणी जी की उम्र 90 साल के ऊपर, 91 साल की हुई है। अब वो जोशी हमने तय किया कि 75 साल की जो हमारी पीढ़ी है, अब नई पीढ़ी के हाथ में इसको दें। तो इसके लिए आज मुझे लगता है कि इसको उनसे बातचीत की गई और उनको बताया गया। तो मुझे लगता है कि ये इसमें उनके प्रति कोई किसी मन में अनादर नहीं है, आदर है, सम्मान है। आप महाराष्ट्र से हैं सर, अब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए तो सचिन तेंदुलकर ने फैसला किया कि मैं रिटायर होऊंगा। सचिन तेंदुलकर को किसी ने बोला नहीं कि अगला मैच तुम नहीं खेलोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनील गावस्कर का आत्मचरित्र बहुत अच्छा है। मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूँ, इसलिए मुझे याद है कलकत्ता के टेस्ट में उन्होंने 98 रन निकाले और लंच के बाद तुरंत आकर लंच टाइम में उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायर हो रहा हूँ। तो पत्रकारों ने उनको सवाल पूछे कि आपका फॉर्म अच्छा है, आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, आप रिटायर क्यों हो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जो लोग पूछते हैं कि तुम क्यों रिटायर हो रहे हो, तब रिटायर होने में मज़ा है। जब लोग पूछने लगते हैं कि तुम कब रिटायर्ड होंगे, तब रिटायर्ड होने में मज़ा नहीं है। और ये कोई बात होती है हर जीवन में, फिल्म हीरो हो या मीडिया में हो, बिजनेस में हो, राजनीति में हो, उम्र के साथ ये होता ही है, निर्णय होते ही है। और इसलिए मुझे लगता है उसको उस स्पिरिट में लेना चाहिए। उनके प्रति आदर, मान, सम्मान, वो हमारे नेता कल भी थे, आज भी है, इसलिए उनके प्रति सबके मन में आदर का भाव है और उनसे बातचीत भी की गई है। एक दो सवाल और ले लेते हैं, अश्विनी जी को यहाँ दीजिए साहब। इधर आगे 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 आगे, ये व्हाइट शर्ट में बैठे हैं, नहीं पूछ रहे हैं आप नहीं, ठीक है, कोई और पूछ लें। आपने कहा था कि आपको पूछना एक सवाल, मैंने इसलिए हाँ पूछिए। नितिन जी, आपके मंत्रालय ने बहुत सारा काम किया, सब लोग मानते हैं, और इतना सारा रोजगार भी दिया होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि आप पार्टी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, क्या रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए, रोजगार मुद्दा बड़ा बनेगा ये नहीं, 70 साल से रोजगार ये मुद्दा महत्वपूर्ण है और नौकरी और रोजगार इसमें फ़र्क है। अब जैसे मैंने कहा कि हमने 17 लाख करोड़ के ऑर्डर दिया, अवार्ड दिए वर्क के, तो 10,000 करोड़ के जब काम देते तो 1 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है। और हमारे लिए, देश के लिए ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए जो रोजगार को निर्माण करेगी। और इसलिए एक बात है कि हमारे देश में कभी कुछ सेक्टर में बहुत प्रगति होती है, जैसे रियल इस्टेट डाउन हुआ है, एग्रीकल्चर में क्राइसिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, तो कभी ना कभी ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। सभी क्षेत्रों में गति है, इसकी निर्णय भी हमारी सरकार ने किए हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोजगार निर्माण करेंगे। एग्रीकल्चर में, रियल इस्टेट में इसका काफ़ी सुधार होगा और इसीलिए हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर किया है। इस बार 26 जनवरी को बायो एविएशन फ्यूल पर आपने देखा होगा कि हमारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट उस पर चले, जट्रोफा के तेल से बनाए हुए एविएशन फ्यूल पर। स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली आया। तो हमने नए नए क्षेत्रों की खोज की है कि जिसमें हम नए रोजगार निर्माण करेंगे और इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्किल्ड, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा फ्यूचर है।
कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ हमारा फ्यूचर है। तो हमारे रिसर्च के आधार पर हम अलग अलग क्षेत्र में हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और रोजगार निर्माण करेंगे। नौकरी और रोजगार में फ़र्क है, रोजगार निर्माण करेंगे, ये हमारे सरकार की। सर 2 रिपोर्ट आई हैं अभी हाल ही में। एक रिपोर्ट ने कहा कि इस वक्त जो बेरोजगारी की दर है वो 45 साल में सबसे ज़्यादा है, और दूसरी आई कि लगभग 7-8 करोड़ वर्कफोर्स हिंदुस्तान की कम हो गई। या अगर आपके दावे ठीक हैं तो ये रिपोर्ट्स गलत हैं, या फिर आप आंकड़े दे नहीं पा रहे देश को रोजगार के? देखिए, हम लोग लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक बात ये भी सच है, कुछ सेक्टर्स में प्रॉब्लम्स हैं, एकदम डाउन है, कुछ सेक्टर एकदम बढ़ रहे हैं। सभी सेक्टर में अगर उसको एक्सेलरेट करेंगे, उसका ग्रोथ बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल पिक्चर अच्छा होगा। सबसे बड़ा है रियल इस्टेट इस समय बहुत प्रॉब्लम में है, और इसलिए सरकार ने कुछ विशेष योजनाएं बनाई, इंटरेस्ट सब्सिडीज़ दी, रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ निर्णय किया। मुझे लगता है आने वाले समय में इसकी परिस्थिति सुधरेगी और हम लोग ये रोजगार का जो रेट है वो अच्छा ले पाएंगे। वो करने की जो कोशिश है उसके परिणाम अभी मिलना शुरू होगा और जरूर मिलेंगे। सर 2 सवाल सोशल मीडिया से आपके लिए आए हैं। एक आया है कि आप परिवहन मंत्री होने के नाते ट्रैफिक और पोल्यूशन के लिए क्या करने जा रहे हैं, और दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है समंदर के पानी के डीसैलिनाइजेशन को लेकर के, क्या आपकी कोई विशेष स्कीम है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़रूरत है। अभी दिल्ली का जो पोल्यूशन है, पहले पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब से जो ट्रैफिक आता था वो दिल्ली के बीच में से जाता था। अभी हमने 13,000 करोड़ खर्चा करके दिल्ली का रिंग रोड बनाया, तो ये पूरा ट्रैफिक राजस्थान, गुजरात, मुंबई डायरेक्ट बाहर के बाहर चला गया। फिर हम लोग 22,000 करोड़ के नए ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, जिससे डिस्टेंस भी कम होगा और ट्रैफिक का डाइवर्सिफिकेशन होगा। दिल्ली में हम 50,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 9,000 करोड़ का कर रहे हैं, दिल्ली मेरठ कर रहे हैं, फरीदाबाद का रोड कर रहे हैं, अभी ये धौला कुआं का हमने किया। तो मुझे लगता है कि दिल्ली का ट्रैफिक जो डीजल के पोल्यूशन से होता है, दिल्ली में जो पोल्यूशन, उसमें हम लोग 30% अभी तक कम कर चुके हैं और कम करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक बसेस, इथेनॉल बसेस, ये भी बात चल रही है। इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी और दिल्ली में पूरा इलेक्ट्रिक पर चलेगी, तो उसके कारण भी रिलीफ मिलेगा। दूसरा, यमुना में हम लोग 4,500 करोड़ खर्चा करके नमामि गंगा योजना में 13 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सब काम शुरू हो गया। तो दिल्ली का एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों को कम करने के लिए हमने उपाय योजना की। अभी ये परली है जो राइस स्ट्रॉ, इससे लोग जलाते, इसके कारण सहारनपुर, पंजाब, हरियाणा, अब मैंने खुद टेक्नोलॉजी लाई, हमने 4 प्लांट डाल रहे हैं हमारे एरिया में। वो परली से बायो सीएनजी बनाकर ट्रैक्टर चला रहे हैं, बसेस चला रहे हैं। अब वो परली से आप इथेनॉल बना सकते हैं, 280 लीटर 1 टन परली से। उसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने 7 फैक्ट्री डालने का निर्णय किया है। तो क्या होगा कि जो जिसके कारण पोल्यूशन हो रहा है, उन चीज़ों को अगर हम समाप्त करेंगे तो मेरा विश्वास है कि दिल्ली का प्रदूषण, एयर प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों कम होगा। इसको थोड़ा समय लगेगा, पर 3-4 साल के अंदर दिल्ली का जो नाम हो रहा है कि ये सबसे पोल्यूटेड शहर है, इसमें निश्चित कमी आएगी और दिल्ली सुधरेगी। फिर एक सवाल डीसैलिनाइजेशन के। डीसैलिनेशन में अभी हमने एक अच्छा प्रोजेक्ट किया है, वो बड़ा इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। देखिए, आप हमारे देश में 7,000 किलोमीटर का समुद्र किनारा है और समुद्र का पानी पूरा सॉल्टी है, खारट है। तो अभी हमने ये किया है कि कांडला में 1 लाख एकड़ जमीन हमारे पास है। अभी हम वहाँ प्रोजेक्ट करें 2,000 मेगावाट का विंड पावर एंड सोलर पावर का हाइब्रिड। तो हमारा पावर रेट आएगा ₹2.40। फिर मैंने हमारे पावर मिनिस्टर के साथ मीटिंग की, उन्होंने कहा कि हम आपको ₹3 में ये पावर कहीं भी देंगे। तो टुटीकोरिन, पारादीप और कांडला 3 जगह पर हम डिसैलिनेशन प्लांट डाल रहे हैं। ये जो चेन्नई में डिसैलिनेशन प्लांट है उसमें पावर का रेट ₹6 यूनिट है, हमारा ₹3 यूनिट है। तो डिसैलिनेशन करके पावर का रेट सस्ता होने के कारण वो पानी सस्ता आएगा, जो स्वीट वाटर बनेगा। वो पहले हम पोर्ट एरिया में यूज़ करेंगे और फिर उसको रीयूज़ करके, रिसाइकलिंग करके इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो नया डैम बनाने के लिए जो कैपिटल कॉस्ट लगती है, उसके बजाय डिसैलिनेशन करके ये 3 पायलट प्रोजेक्ट अगर यशस्वी होंगे तो ये 7,000 किलोमीटर के समुद्र किनारे पर ये जो चेन्नई की तरफ प्रॉब्लम, वहाँ पानी की समस्या को सुलझाएंगे। और उसमें अभी मैं नदी जोड़ प्रकल्प जो अटल जी के थे 30, उसमें हमने और 6 प्रोजेक्ट जोड़े 36, उसमें 16 प्रोजेक्ट के DPR हुए हैं। और मैं अभी पोलावरम करके बड़ा डैम आंध्र प्रदेश में हम बना रहे हैं,
उसका बैक वाटर 1100 टीएमसी पानी समुद्र में जाता है। तो पोलावरम का बैक वाटर गोदावरी का ये कृष्णा का पेनार में और पेनार का कावेरी में डालकर टेल एंड ऑफ तमिलनाडु लेके जा रहे हैं 150 टीएमसी। और झगड़ा वैसे 400 टीएमसी पानी आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु को मिलेगा और झगड़ा 45 टीएमसी का है। तो नदी जोड़ प्रकल्प से भी हम पानी गंगा से शुरू करने के बजाय समुद्र में मिलने वाला पानी वहाँ से एड्रेस करके हम उल्टा आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पानी ये देश का सबसे क्रूशियल इशू है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अभी एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं कर नहीं पाया, कि कांडला से ये पूरा जैसलमेर तक 1000 किलोमीटर का मैं कैनाल बनाना चाहता हूँ, बड़ा 60 मीटर विड्थ का। और उसमें जब गुजरात के नदियों में जो बाढ़ का पानी समुद्र में जाता है वो उसमें स्टोरेज कर लेना, फिर जो सॉल्ट वाटर है उसको सस्ते पावर यूज़ करके उसको जोड़ देना और उसमें जलमार्ग भी बनेगा और वाटर ट्रांसपोर्ट होगा और वो पानी राजस्थान के कोने तक, हमारी सीमा तक पीने के लिए भी मिलेगा। तो मैंने वाइपकॉस को DPR भी बनाया, वहाँ ज़मीन अवेलेबल है क्योंकि एक्वायर का पूरा तो रेती है पूरी, तो पर वो प्रोजेक्ट मैं आगे नहीं ले जा सका। अगर वो प्रोजेक्ट पूरा होगा तो राजस्थान के सब जिलों में पानी मिलेगा, पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं। सर इतना तो है कि आज आप जब बोलते हैं और जब आप इन योजनाओं के बारे में बताते हैं तो मन करता है कि सुनते रहें। नहीं, पर दूसरी बात आप याद रखना, ये योजना के बारे में मैंने कहा कि मैं कर नहीं पाया हूँ, पर मैं जो बोलता हूँ वो 100% होता है और जो होता है वही मैं बोलता हूँ। हमारे पॉलिटिकल एडिटर जयंत घोषाल जी, मेरा एक छोटी सवाल है। 2014 में 282 सीट मिलने के कारण क्या एनडीए के घटक दल के साथ जो हैंडलिंग है बीजेपी का वो ठीक नहीं हुआ था, खासकर आपके स्टेट में जैसे एक्सपीरियंस हुआ शिवसेना के साथ? इस सिलसिले में आपको कोई रीथिंकिंग है घटक दल देखिए, के बारे में? राजनीति में, अलायंस पॉलिटिक्स में ये कभी खुशी कभी गम ये होता ही है। अटल जी के समय भी आपको तो याद है कि समता, ममता और जय ललिता ये करके आप प्रॉब्लम आते थे। देखो, ये चलते रहता है, इसको अच्छे तरह से जोड़कर आगे ले जाना चाहिए। प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, विवाद होते रहती है, वाद होता रहता है, चर्चाएं होती रहती है, उसमें से सबको साथ में लेकर आगे जाना यही पॉलिटिकल स्किल होता है। और अब हम लोग निश्चित रूप से सबको साथ लेकर आगे जाएंगे और सब हमारे साथ रहेंगे और लेट अस थिंक फॉर द बेस्ट। यहाँ देते हैं। हर्ष जी और विनोद जी कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्कार गडकरी जी, मेरा नाम हर्षवर्धन त्रिपाठी और मैं पत्रकार से पहले प्रयागवासी हूँ। तो ये मैंने इसलिए जोड़ा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में शायद मेरी जो याद है तो इतना काम किसी सरकार ने किया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको एक आपके जो राज्य में मंत्री हैं वो कभी धमकी देने लगते हैं, कभी दूसरा कोई आके सामाजिक समीकरण की धमकी देने लगता है। तो क्या उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है और जो निश्चित तौर पर अगर आपकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी या नहीं वही तय करेगा, वहाँ पर जाति और सामाजिक समीकरण साधना आपके लिए अभी बड़ी चुनौती हो गई है? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से कन्विक्शन के आधार पर हर बार ये मानता हूँ कि सांप्रदायिकता, जातीयता और परिवारवाद, इन तीनों बातों से देश को मुक्ति मिलनी चाहिए। और जो लोग अपने काम पर वोट नहीं मांग सकते या जो काम नहीं करते, वो जात, पंथ, धर्म और भाषा की बात आकर के आगे आने की कोशिश करते हैं। हमारे देश के लोकतंत्र को प्रगल्भ बनाने के लिए हमारे वोटर को प्रशिक्षित करके उसको डेवलपमेंटल इश्यूज़ के साथ, सोशल इश्यूज़ के साथ गुणात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव विंग है, मीडिया है और हमारी एग्जीक्यूटिव विंग, जुडिशरी विंग, पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव विंग और मीडिया। तो हम लोग चारों लोग मिलकर अगर इसको ठीक प्रकार से अगर गुणात्मक परिवर्तन करेंगे तो वो जैसे अमेरिकन डेमोक्रेसी है, जैसे यूके की डेमोक्रेसी है, हम भी एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे। तो ये जातीयवाद, सांप्रदायिकता, परिवारवाद ये विषय दूर रहेंगे और ये आज भी अस्तित्व में है और इससे नई जनरेशन जो है वो बहुत अच्छा सोचती है, पर धीरे धीरे इससे मुक्ति पाना यही देश के लिए हित में होगा। और इसीलिए पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज़ द पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, इसी बात पे विश्वास रखकर हमारी सरकार ने काम किया।
हम जातीयवाद, सांप्रदायिकता और परिवारवाद तीनों के खिलाफ आगे आए और हम ये कोशिश करेंगे। धीरे धीरे मुझे लगता है कि लोग इसी पे वोट देंगे और हमें समर्थन मिलेगा, यही मेरा विश्वास है। गडकरी जी, आज का आखिरी सवाल विनोद अग्निहोत्री। आपकी सरकार ने बहुत सारे काम किए, गिनाने के लिए बहुत कुछ है, स्वच्छता अभियान से लेकर के और कल का जो अंतरिक्ष में जो शक्ति मिशन हुआ है तो वहाँ तक एक बहुत बड़ा फैसला मोदी जी ने लिया था नोटबंदी का, और अब किसी प्रचार अभियान में नोटबंदी का कहीं जिक्र नहीं आता है। यहाँ तक आपकी जो फिल्म बनी है पार्टी की प्रचार, उसमें भी नहीं है। क्या मतलब नोटबंदी को आप वाकई विफल मानते हैं, इसलिए उसका जिक्र नहीं करते आप लोग? देखिए, हमारे देश में स्वाधीनता के बाद हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म हुए। हमने काफ़ी पुराने कानून रद्द किए, काफ़ी जीआर कैंसिल किए। ये हमारा जीएसटी, ये हमारे देश के इतिहास का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म है। वैसे नोटबंदी का भी निर्णय किया था। आज इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है। एक तरफ लोग बोलते थे कि काला धन को समाप्त करना चाहिए, तो काला धन समाप्त करने के लिए जो निर्णय किए गए उसमें से वो निर्णय था। और इसलिए चुनाव प्रचार में हमने हजारों निर्णय किए। सभी निर्णय कोई प्रचार में हर बार डाल भी सकते, ये भी संभव नहीं होता। तो साधारणतः हमारे सरकार का जो परफॉर्मेंस है, हमने किया हुआ काम है, वही हमारे चुनाव का आधार है। उसी के आधार पर हम लोगों के पास जाते हैं और इसलिए सभी बातों का जिक्र हम उस समय पे करते रहते हैं। कोई मुद्दे हमने जो किया है वो किया है, तो उसको टालने का कोई कारण तो नहीं है। गडकरी जी, आपने स्वभाव के अनुरूप हर सवाल का बहुत खुल के जवाब दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने इतना समय हमको दिया। नमस्कार, धन्यवाद। चलो। आ गए, प्रकाश जावड़ेकर भी यही हैं। रजत, प्लीज बी लाउड, यू वेरी स्लो, बी मोर लाउड। मैंने फुल कर रखा है वॉल्यूम। मोर लाउड, आप मुंह दबा के नहीं, बी वेरी क्लियर। आई एम नॉट गेटिंग योर कमांड्स क्लियर, प्लीज। अगले सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इस मंच पर एक और खास शख्सियत आने वाली है। नहीं, अभी क्या कराइए, बुला दीजिए, चुप करा के बुलाइए। अभी आडवाणी जी। हाँ ठीक है, आप थोड़ा लाउड रजत, मैंने वॉल्यूम फुल रखा हुआ है। ऑडियंस को थोड़ा सा वो कर दीजिए, बात कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि जो लोग इधर उधर देख रहे हैं थोड़ा उठ गए अपनी सीट पे, प्लीज एक बार सिट डाउन हो जाए, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। पीछे वाले भी प्लीज, आपकी तालियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। थोड़ा सा इंतजार, बस थोड़ा सा इंतजार। चलिए, तो हमारे ये खास मेहमान फिलहाल सब सेटल डाउन हो चुके हैं। इंटरैक्ट कर लो, इंटरैक्ट कर लो। सब लोग एक ही तरफ देख रहे हैं, आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए ना लोग। नहीं नहीं, क्यों डिस्ट्रैक्ट क्यों आप ना? दोबारा मेकअप करा के वो लोग देख नहीं रहे अब आपकी तरफ। आपको मेकअप कराने की जरूरत है। मेरा तो मेकअप 3 बार हो गया पर पता नहीं लग रहा लोगों को। ये सब आपको जोड़ने के लिए बातें हैं। प्लीज आप थोड़ा लाइव रहेंगे, जितना उतना हमारा शो अच्छा होगा। रिक्वेस्ट आपसे प्लीज। थोड़ा सा और इंतजार, बस मंच रेडी हो रहा है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। कुछ इंटरैक्ट कर लो, बात कर लो। Saurav, you doing this? Saurav, you are doing this ना? You are doing it ना? ठीक है। इंटरैक्ट कर लो प्लीज। कुछ इंटरैक्शन कर लीजिए जब तक। कर लो। 5 मिनट। हाँ, तार चेंज हो रही है। नहीं। हाँ। इनफॉर्मल। या वेरी इनफॉर्मल।
बस थोड़ा सा वक्त अभी और लगेगा। मैं चाहता हूं कि आपकी चैतन्यता बनी रहे, आप लोग बिल्कुल लाइव बने रहें, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप घबरा रहे हैं? नहीं, मैं क्यों घबराऊंगा? मैं तो रोज यही करता हूँ। मेरे को तो एक आदमी मिल गया, मैं पूरी रात निकाल दूंगा यहाँ पे। मुझे समय तो टेंशन नहीं है भाई साहब। हम लोग तो एक बार प्रोग्राम कर रहे थे सर, 1 लाख आदमी बैठे थे, पता है आपको? किसी ने ताली नहीं बजाई, पीछे बैठे ताऊ ने बजा दी ताली। हरियाणा में प्रोग्राम चल रहा था। मैंने ताऊ जी से पूछा, जी लगता है बात आपको समझ में आ गई? बोला तू लगा रहा है, मैं तंबाकू कूट रहा हूँ। हमें टेंशन नहीं है। चलो यहाँ भी तालियां बज गई, इसका मतलब समझ आ गया। कूटा इन्होंने। थैंक यू। ये सब आपको जोड़ने के लिए, जब तक हमारा शुरू नहीं होता प्रोग्राम। चुनाव मंच पर अगली राजनीतिक शख्सियत को बुलाने से पहले, अगले सेशन की शुरुआत करने से पहले आप ये फिलहाल समझ गए होंगे कि दीपक की रोज कई राजनेताओं से मुलाकात होती है। हालांकि इनको एक खास नाम मैंने दिया है, वो नाम मैं बाद में जिक्र करूंगी, लेकिन इतना बता दीजिए अब किस राजनीतिक शख्सियत से मुलाकात करके आए हैं आप? मेरी सारे नेताओं से बात होती है, वो तो मैंने बहुत बताई बड़े बड़े ना। नेताओं से मेरी बात होती है। अब मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूं भाजपा के भीष्म पितामह आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को। मैं चाहता हूं एक बार तालियां हो जाए आडवाणी जी के लिए। आडवाणी जी अगर इस मंच पर आए होते तो आपसे कैसे बात करते, सुरभि जी देखिएगा। देखिए, आप सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तो आप मुझे आडवाणी जी समझ के मुझसे सवाल मतलब कर सकते आप हैं, चाह पूरा रहे जवाब हैं कि मिलेगा आप ये चाह रहे हैं कि अब मैं आपका इंटरव्यू ले लूं? आप सोच लीजिए, मैं कई सवाल दागूंगी। आप दागिए, पक्का? बिल्कुल दागिए आप, बिल्कुल। ठीक है, पहला सवाल मेरा अब राहुल गांधी को लेकर होने वाला है। तैयार हैं आप? आडवाणी जी, चलिए आडवाणी जी को तो मैं ये नहीं बोलूंगी, बिल्कुल लेकिन तैयार हूं, आप सवाल कीजिए। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष आपकी नजर में दक्ष हो गए हैं? देखिए, दक्ष हो गए तभी तो दक्षिण जाने की सोच रहे हैं, केरल जा रहे हैं वो। अगर वो दक्षिण चले जाएंगे तो अमेठी का क्या होगा? देखिए, अमेठी तो हमेशा रहेगी राहुल गांधी की स्मृति में। लेकिन मुझे लगता है स्मृति से ही बचाने के लिए प्रियंका भी जा रही हैं, गई हैं वो, बिल्कुल राहुल को बचाव करना चाहती थी किसी तरह से। मैं महिलाओं के मामले में नहीं बोलूंगा, नहीं, कभी नहीं बोलूंगा। चलिए, महिलाओं के बारे में बोल के आप नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो नाराज हैं। इशारा समझ रहे हैं आप? कौन नाराज है? शत्रुघ्न सिन्हा जी पर क्या राय रखते हैं? क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलूं? क्या बोल रहे हो? मैंने कहा शत्रुघ्न सिन्हा जी पर क्या राय रखते हैं? पता नहीं क्या बोल रहे हो, खाली भाजपा का शत्रु सुनाई दे रहा है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है। इस चुनाव में जैसा कि पार्टी दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है। चलिए, कैसे मुमकिन है इस बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव मंच पर अपने अगले सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। मेरे सहयोगी सौरभ को मैं आमंत्रित करती हूं और यहां अगला सेशन होगा सौरभ के साथ, जिसमें एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर होंगे और अहम सवाल यही, मोदी तेरे देश में, दुश्मन सियासी वेश में। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चुनाव मंच में। अगले मेहमान के साथ हमारी चर्चा शुरू होने जा रही है, तो मैं चाहूंगा आप लोग जरा एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए केंद्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी का। एक बार जरा तालियां जारी रहें। देश में पिछले 1-1.5 महीने से जो माहौल बना हुआ है, उसको लेकर के यूं तो हर भारतवासी के मन में सिर्फ फख्र की, गौरव की भावना होनी चाहिए, और है भी, लेकिन चूंकि साथ साथ चुनाव का मौसम भी है, इसलिए उसी भावना के बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल ही पूछे जा रहे हैं जिनकी शायद ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक के बाद सबूत मांगे गए। कल की बात करें तो भारत ने अंतरिक्ष में अपनी एक और शक्ति का प्रदर्शन किया, दुनिया के एलीट 4 क्लब में शामिल हुए, लेकिन उसके बाद भी सवाल उठाए गए। इस सब के बाद ही ये सवाल उठना शुरू हुआ, खास तौर पर भाजपा समर्थक इस बात को उठाते हैं कि मोदी तेरे देश में दुश्मन है सियासी भेस में।
प्रकाश जी, कल परसों पीछे 2 हफ्ते पहले की बात छोड़ के आज की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में ये कहा है कि देश ये तय करे इन्हें सबूत चाहिए या सपूत चाहिए, इन्हें हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के हीरो चाहिए। ये कहने की नौबत आ गई, प्रधानमंत्री को चुनाव में बोलना पड़ा। बिल्कुल सही है, क्योंकि कल भारत ने क्या हासिल किया समझने जैसा है। हम धरती पर पाकिस्तान से 4 बार लड़ाई हुई और भारी साबित हुए। हम नौसेना में बहुत भारी है और हम हवाई दल, हमारी वायुसेना कैसी है इसका अभी पिछले महीने दर्शन हुआ है। अब अंतरिक्ष बचा था, उसमें भी भारत ने अपनी पताका लहराई है। ये कल के इसका मायना है पराक्रम का कि अंतरिक्ष में भी कोई भी सैटेलाइट हम गिरा सकते हैं तो दूसरी भी चीज गिरा सकते हैं। और इसलिए ये एक देश के गौरव का विषय था। इसमें कोई बीजेपी नहीं था, इसमें कोई वोट दो ये मुद्दा नहीं था। ये तो अपने वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। लेकिन 2010 में ही सारस्वत जी ने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन जी को ये कहा था कि परमिशन दे दो, नहीं मिली। अगर उस समय परमिशन देते तो 2012-13 में ही ये साबित हो जाता और हमारी क्षमता स्थापित हो जाती। लेकिन अब मोदी जी ने दिया। अब ऐसा ही हुआ 2008 में। 2008 में जब मुंबई पर 10 दहशतगर्दों ने हमला किया, कसाब और बाकी लोगों ने जो हमला किया और सैकड़ों लोगों की हत्या की, ऐसा आतंकवादी हमला था कि पूरा देश स्तब्ध हो गया, पूरी दुनिया स्तब्ध हो गई। और ऐसे हमले के बाद सेना ने उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी से पूछा कि हमें जाकर हम आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त करेंगे पाकिस्तान में, परमिशन दीजिए। लेकिन उनको परमिशन नहीं दिया। अब की बार पुलवामा के बाद जब इन्होंने कहा कि उनका आतंकी शिविर भारत के खिलाफ के लिए चल रहा है तो उसको ध्वस्त करेंगे क्या, मोदी जी ने तुरंत कहा जाओ, जो करना है करो और आओ वापस। और ये जो है ये नेतृत्व में फर्क है और इसलिए नाज होना चाहिए। यहां कैसे पार्टी, यहां ये सोच कि भाई ये पॉलिटिकल फायदे के लिए है। पॉलिटिकल फायदा क्या है, ये तो देश की सुरक्षा का मुद्दा है और हमारे लिए सुरक्षा सर्वोपरि है। मैं और एक उत्तर देना चाहता हूं। देखो, वो कहते हैं ये तो राजनीति कर रहे, देशभक्ति की या राष्ट्रवाद की। अरे वही तो हमारी पहचान है। हम भारत माता की जय जनसंघ के दिनों से बोलते थे, आज भी बोलते हैं और कल भी कहते रहेंगे। भारत माता की जय हर सभा में कहते हैं। अब इनको किसने मना किया है बताइए मुझे। क्या ऐसा कोई नियम है कि कांग्रेस वाले भारत माता की जय ना कहे, कम्युनिस्ट ना कहे? ऐसा कोई नियम है? नियम है नहीं है। फिर भी आप नहीं कहते तो हम क्या करें? और आप किसके साथ खड़े होते हो? जिन्होंने जेएनयू में नारे दिए भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जंग चलेगी भारत के बर्बादी तक, ऐसा जिन्होंने नारा दिया उनका समर्थन आप करने गए। यही आप में और हम में फर्क है और इसलिए देश की जनता हमारे साथ है। आपने सर पहले वक्तव्य में बहुत सारी बातें उठाई हैं, इन पर अलग अलग हम बात करेंगे। लेकिन एक बुनियादी बात यह है कि ऐसा क्या हो गया हमारे देश में, इससे 2014 से पहले कैसी परिस्थितियां थी? कभी ऐसा हुआ कि आपका पाकिस्तान के साथ कभी हमारी कोई नोकझोंक हुई हो, कभी हमारा झगड़ा हुआ हो और पूरा देश एक साथ ना खड़ा हुआ हो? आज आप आप पहले सर्जिकल स्ट्राइक करें 2016 में, उसके बाद आप एयर स्ट्राइक कर दें, उसके बाद आप एंटी सैटेलाइट मिसाइल छोड़ दें, कुछ हो जाए हमारे देश में ऐसा, लेकिन एक सुर में आवाज नहीं निकलती। नहीं, यही तो दुर्भाग्य है। कांग्रेस के नेताओं के भाषण और बयान भारत में कम छपते हैं, पाकिस्तान में ज्यादा छप रहे। अब क्या करूं, उनकी भाषा और इनकी भाषा एक हो गई। ये दुर्भाग्य है देश का और हमें समझना चाहिए। ममता जी हो, बाकी हो, ऐसे कैसे सवाल कर सकते हैं? आप जानकारी ले सकते हो। सर्वदलीय मीटिंग हुई थी, वहां सब जानकारी और प्रेजेंटेशन दिया गया, तो वो वहां जानकारी पूछ सकते। लेकिन बाहर आके एक ही देश है, इसका ही एहसास सारे जनता के होना चाहिए। नहीं तो जनता से आप कट जाओगे, जनता से आप दूर हो जाओगे और वैसी स्थिति हो गई है। हमारे लिए कोई आशंका मन में नहीं है, चुनाव महत्वपूर्ण नहीं, देश की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। देश प्रथम, पार्टी बाद में और स्वयं लास्ट, यही भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। आपने खुद कहा था कि आप पर इल्जाम लगाते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का आप पॉलिटिसाइजेशन करते हैं। फिर कल की घटना ले लीजिए,
आपने जिन सारस्वत साहब का जिक्र किया, उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अनुमति नहीं दी थी, आपकी सरकार ने आकर के इस प्रोजेक्ट को अनुमति दी है। लेकिन ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है कि आपको किस दिन उस मिसाइल को टेस्ट करना है। आपने मिसाइल को टेस्ट किया है वोटिंग से 15 दिन पहले, और उसके बाद प्रधानमंत्री आके राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। ये राजनीतिकरण नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डेट प्रक्षेपण कैसे बालासोर से होगा उसका बड़ा साइंस होता है। इसरो वाले तय करते हैं कि कैसे कब छोड़ सकते हैं। तो ये कोई चुनाव को देखकर नहीं करते हैं, ये हवा के अंदाज को देखकर ही किया जाता है। ये साइंस है और ये हर बार होता है। अब हर बार संसद में उसकी न्यूज दी जाती है और सभी मेजे थपथपा कर हम बधाई देते हैं। लेकिन मेरा तो कल मुझे ये एहसास हुआ कि आज तक जब हमने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की, तब के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्यों नहीं कहा? अटल जी ने कहा था पोखरण के बाद कि आज सुबह हमने करके दिखाया है। अरे यही तो फर्क है, जो देश ने अच्छा किया उसको अच्छा कहना, उनको बधाई देना, और वो प्रधानमंत्री द्वारा देश को समझना, ये तो सबसे बड़ी बात है और अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी ने तो उसको कहा थिएटर डे की बधाई प्रधानमंत्री को। मोदी जी ने इसको भी कहा कि मैंने एसैट का, उन्होंने थिएटर समझ लिया। हाँ, वो सैटेलाइट का बोल रहे थे, वो सेट का समझ गए, इतना ही प्रॉब्लम हुआ उनका। अभी आप कह रहे थे ना कि पूर्व के प्रधानमंत्री क्यों नहीं आकर के बड़ी उपलब्धियों का ऐलान करते थे। यही तो बात है कि मोदी जी हर चीज का ऐलान खुद ही क्यों करते हैं? डीआरडीओ के साइंटिस्ट को बैठाते बताते वो। उनको तो उनके साथ उन्होंने अलग से चर्चा की, उनको पूरी बधाई दी, वो भी टीवी पर आया। लेकिन देश का नायक ऐसा हो कि जो देश ने जो हासिल किया है, हमारे वैज्ञानिक हो, हमारे खिलाड़ी हो, हमारे किसी भी हो, और देश ने जो कामयाबी हासिल की है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने, इसमें कोई आशंका लगाए या उस पर कोई ऑब्जेक्शन करे, ये कभी सोच भी नहीं सकते। हम नहीं कह रहे सर, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं तो ने कहा कि वो गलत प्रधानमंत्री के ऊपर तो 6 कैमरे थे और 16 साइंटिस्ट के ऊपर एक टीवी छोटा सा लगा रहा था। नहीं, ये सच नहीं है। तो ये क्या है, इसी के लिए कांग्रेस आज जनता से कट गई। क्यों लोगों के मन से उतर गई? 400 सदस्य थे 84 में और हमारे 2 थे। हम 2 से 282 हो गए और कांग्रेस 400 से 40 क्यों हो गई? उनको आत्मावलोकन करना चाहिए, तभी कुछ समझ पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है वो कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो उसी दिशा में और नीचे जा रहे हैं, जनता से कट रहे हैं। उस लिस्ट की बात करते हैं जिन्होंने आपसे सवाल पूछे हैं, और उसमें सबसे ताज़ा उदाहरण है कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक कह लीजिए, उनको आइडियोलॉग कह लीजिए, सैम पित्रोदा का, कुछ लोग उनको राहुल गांधी का गुरु भी कहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि भाई दुनिया कह रही है कि आपने बालाकोट में जो दावा किया वैसा कुछ नहीं हुआ, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, इस नाते मेरी साख गिरती है, तो सरकार मुझे जवाब दे। बताइए क्या किया? दुनिया, पहले तो बालाकोट में हमला हुआ, ये किसने बताया? भारत ने या पाकिस्तान ने? तो पाकिस्तान ने बताया पहला ट्वीट करके कि भाई हमारे एक ठिकाने पर भारत के 12 विमान आए और उन्होंने बम फेंके और हमला करके वो गए। फिर भारतीय वायुसेना ने ये कहा कि हमारे सारे बम जगह पर लगे, और फिर सैटेलाइट से पिक्चर आए कि भाई कैसे प्रिसीजन बॉम्बिंग होता है, इजराइल की इस बॉम्ब की विशेषता क्या है और अंदर जाके कितना विनाश करते हैं, ये सब दिखाया। वहाँ कोई बचा नहीं। अनेक चैनल्स ने वहाँ के लोगों के इंटरव्यू ले। आज भी पाकिस्तान फॉरेन मीडिया को या वहाँ के मीडिया को भी वहाँ जाने क्यों नहीं दे रही है? वो इसीलिए नहीं दे रही है क्योंकि कितनी ध्वंस हुआ और कितने शव निकाले गए ये तो उन्हीं को मालूम है, और वो बताना नहीं चाहते। तो पाकिस्तान छुपाएगी ठीक है, लेकिन भारत के लोग भी उस पर संदेह करें तो हद हो गई। सारी दुनिया ने लोहा भारत का मान चुका, पूरा दुनिया भारत के पक्ष में खड़ी रही। एक भी देश ने ऐसा नहीं कहा कि आपने 12 विमान क्यों भेजे। पाकिस्तान में गए, पीओके में नहीं गए थे, पाकिस्तान में गए और हमला किया, क्योंकि वो आतंकवाद के खिलाफ हमला था, वो पाकिस्तान के खिलाफ हमला नहीं था। तो पाकिस्तान के यहाँ अगर 2004 में उन्होंने वचन दिया था अटल जी को कि हमारे धरती का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं हम होने देंगे, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो भारत ने एक्शन किया और वहां जाके ध्वस्त किया। भारत के खिलाफ जो आतंक की बड़ी साजिश चल रही थी उसको ध्वस्त नष्ट कर दिया। ये काम करके दिखाया, इसीलिए देश को गौरव है, दुनिया को गौरव है। लेकिन कांग्रेस है कि जो अरे भाई आप भी शामिल हो जाओ, थोड़ा क्रेडिट आपको भी, लेकिन वो लेते नहीं। अब जीएसटी के बारे में इनका क्या है प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन। जीएसटी में उनके 6 मंत्री बैठते हैं, वित्त मंत्री 6 राज्यों में सत्ता में।
तो जीएसटी का कानून सबकी राय से बना, नियम सबकी राय से बने, जीएसटी के रेट सबके नियम से तय होते हैं, सबके सहमति से तय होते हैं। वो वहां हाँ भरते हैं, हॉल में हाँ भरते हैं, बाहर आके उसे गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। तो ऐसा दोगलापन ये लोग नहीं सहन करेंगे, ये उनको समझना चाहिए। लेकिन कांग्रेस वाले हमसे कहते हैं प्राइवेट में भी कि हमारे नेता कोई नहीं समझ रहा है तो हम क्या करेंगे। अब उनकी मजबूरी है, क्योंकि एक परिवार के बाहर किसी को करेंगे तो 10,000 लोग भी कहाँ इकट्ठा होंगे, तो नहीं होंगे। इसलिए ये उनको ढोना भी पड़ता है। कभी अच्छा हुआ तो अच्छा चलता है, नहीं है तो नहीं है। तो ये अब स्थिति है। लोग बोल रहे हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग कुछ है, कुछ लोग अभी हमारे पार्टी में आए हैं, लेकिन चुनाव के बाद आप देखोगे लगभग बहुत सारे और लोग आएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूं। प्रकाश जी, आपकी पार्टी पर इल्जाम ये लगा, इसी से भी मैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट पर ही बात कर रहा हूं, आपसे जिस भी आदमी ने सवाल पूछा आपने उसको एक तरीके से एंटी नेशनल कह दिया, आपकी पार्टी ने, आपके पार्टी के नेताओं ने। अब सैम पित्रोदा, फारूक अब्दुल्ला, दिग्विजय सिंह, ये बड़े बड़े लीडर्स हैं, आपके साथ भी कभी ना कभी किसी सदन में रहे हैं। इन लोगों को एंटी नेशनल कहना क्या उचित नहीं, हमने कभी एंटी नेशनल नहीं कहा। हमने कहा आशंका आपके मन में कुछ है तो भारतीय सेना है, भारतीय रक्षा मंत्रालय है, आपको जो भी जानकारी चाहिए वो मिलेगी। सभी पार्टियों को दी गई, पूरे ऑपरेशन के डिटेल्स बताए गए। लेकिन अब बम कैसे लोड होता है, कैसे फेंका जाता है, कैसे हमने गुप्त जानकारी, खुफिया जानकारी कैसे हासिल की, वहाँ कौन हमारे थे और किसने हमें ये सारी जानकारी दी, कौन कौन मौजूद है, कौन कैसे भारत के विरोध का एजेंडा है और कैसी ये स्पेशल कैंप फॉर एंटी इंडिया ऑपरेशन किया है, ये किसने दिया, ये थोड़ी जानकारी किसी को देते हैं। अरे देश पर, सेना पर तो भरोसा करो, वायुसेना पर तो भरोसा करो। उन्होंने अगर कहा कि हमारे बम निशाने पर लगे और हमने लक्ष्य हासिल किया है, जो हमारा उद्देश्य था वो हमने हासिल किया है, तो इस पर भी जो विश्वास नहीं रखते लोग कुछ कहते हैं। हमने किसी को कोई सर्टिफिकेट उल्टा या सीधा नहीं दिया। हमने ये कहा कि जनता से कटो मत, देश के मूड के साथ आप चलो। आपका भी श्रेय है, क्योंकि देश के सभी लोगों का ये श्रेय है। अच्छा, उनका भी ये कहना है। और आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर एक बार प्रधानमंत्री सारे विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाते और बताते, प्रधानमंत्री ने नहीं किया? नहीं, बैठा ऐसा है, उसकी एक तरीका होता है कि सभापति और बुलाते हैं, और सरकार ने भी बुलाई बैठक, और सभी को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 2 बार बैठकें हुई और सभी को जानकारी दी गई थी और इसमें खुली चर्चा हुई। तो किसी के मन में आशंका रहने की जरूरत नहीं है। कुछ सवाल आपके बीच में से? जी जी, सर को दे दीजिए पहले, वो ग्रीन जैकेट। नमस्ते सर, मेरा नाम कुमार राम कृष्णन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर पढ़ाते हैं हम सर। जी सर, 1914 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक आंदोलन में आते थे जी, और उस समय के MHRD मिनिस्टर का बड़ी आलोचना किया करते थे। हम लोग बड़ी खुश होते थे, इवन कांग्रेसी शिक्षक भी खुश होते थे, जो उस समय सरकार की नीति थी, ना तो प्रमोशन ना तो अपॉइंटमेंट। आप 5 साल रहे सर, एक टीचर का ही प्रमोशन नहीं हुआ, एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई सर। मैं आपका तारीफ कैसे करूं सर? पहला चीज सर। दूसरा चीज सर, इवन तो PVC का भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में VC का अपॉइंटमेंट रुका हुआ है, वो अलग चीजें हैं सर। दूसरा चीज सर, 13 पॉइंट और 200 पॉइंट रोस्टर की समस्या सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है सर, स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं है। क्यों? कि वहाँ सेंट्रलाइज अपॉइंटमेंट होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई अदर यूनिवर्सिटी हो, वहाँ जिस तरीके का जातिवाद है, जिस तरीके का करप्शन है, उसको रोकने का एकमात्र तरीका था कि आप सेंट्रलाइज अपॉइंटमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करते, और एक जगह अगर अपॉइंटमेंट होती तो न 13 पॉइंट की जरूरत थी, न 200 पॉइंट की जरूरत थी। आपका 5 साल उसमें निकल गया सर, आपने उस पर भी कुछ नहीं किया। हम लोग भी सर प्रमोशन के इंतजार में रह गए और अपॉइंटमेंट के इंतजार में रह गए। ठीक, ऐसा है। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 13 पॉइंट रोस्टर और 200 पॉइंट रोस्टर में भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की भूमिका एकदम स्पष्ट थी। जो 200 पॉइंट रोस्टर चल रहा था वही करेक्ट है। उससे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC को न्याय मिलता है और आरक्षण की पूरी सीटें भरती है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उल्टा निर्णय दिया। एक कोई प्राइवेट व्यक्ति गया था तो उनके पक्ष में निर्णय देते हुए ये बदल दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहेड किया।
तो हम उसके खिलाफ SLP किया, सारी स्थिति बताई, फिर रिव्यू पिटीशन किया। जब नहीं हुआ तो सामाजिक न्याय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी और इसलिए हमने तुरंत ऑर्डिनेंस निकाल के यह सामाजिक न्याय स्थापित किया और उसके साथ साथ और भी एक निकाला कि आर्थिक यानी सवर्णों को भी, एक गरीब जो लोग होते हैं उसमें जिनको आरक्षण नहीं मिलता, ऐसे सभी वर्गों के गरीबों के लिए भी 10% कोटा EBC के बैकग्राउंड पर दे दिया, आर्थिक आधार पर दे दिया। ये भारत के संविधान का पहली दफा इस तरह का आरक्षण आया है, तो ये भी हमने करके दिखाया। तो तीसरी बात हमने की है, उसके लिए 25% सीटें बढ़ाई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बढ़ेगी और 25% इसी साल से बढ़ रही है और उसके लिए जो भी पैसा है वो भी मुहैया कराया है। अब जहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपने बात कही है, मैं आज आप मुझे मिलने आओ, क्योंकि ये प्रसंग एक एक यूनिवर्सिटी में क्या चला है ये बताने का नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पिछले 1 साल को हमने ही रोकी थी जब ये विवाद चल रहा था रोस्टर का, क्योंकि सबकी मांग थी, देश की मांग थी, संसद की मांग थी, लेकिन उसके पहले भी नियुक्तियां हुई और जैसे ही ये ऑर्डिनेंस आया हमने दूसरे ही दिन आदेश जारी किया कि सब जगह पूरी भर्ती जोर से शुरू करे और सभी इस नियम के अनुसार करे। यह हमने तुरंत काम शुरू किया है। दिल्ली में कोर्ट में भी मसला गया, कोर्ट ने भी मॉनिटरिंग शुरू किया। दिल्ली में मोस्ट अनफॉर्चुनेट है कि लगभग 8-9 हज़ार टेम्पररी प्राध्यापक ये गए थे, टेम्पररी प्राध्यापक रहे हैं एडहॉक, और एडहॉक की समस्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा है। बाकी 900 विश्वविद्यालय देश में है, वहाँ ऐसी कहीं समस्या नहीं है। दिल्ली को जिस तरह से पैम्पर करके और विचित्र रखा था, हम उसको ठीक कर रहे हैं। ये बहुत सारे इंटरव्यूज हो गए हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 1 साल के अंदर आप देखोगे कि सारी की सारी भर्तियाँ परमानेंट हो जाएगी और उसके साथ प्रमोशन भी होंगे, क्योंकि ये बीच में एक रुकावट आई रोस्टर की और वो निर्णय कोर्ट का वो बदल दिया है और इसलिए अब कोई मुद्दा रहा नहीं, बचा नहीं। अच्छा मंत्री जी, सामने इसलिए मैं आपको कोई भी सवाल पूछने से रोक तो नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर टॉपिक के इर्द गिर्द आपके सवाल हो तो बेटर है, पूछिए। जी, मैं आपका ध्यान क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पहले ये होता था कि हमारे यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना मुश्किल होता था और जॉब लेना आसान था। अब ये उल्टा हो गया है, डिग्री लेना आसान है, जॉब लेना मुश्किल है। और हमारे लाखों बच्चे USA में जाते हैं, जितने खर्चे पे वहाँ जाते हैं उसी खर्चे से हर साल हम IIT और एम्स और इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। तो क्यों ना क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए। यही मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे तो ऐसा लगा, आपने देखा होगा, क्योंकि 100 करोड़ लोगों की रोज की चिंता एजुकेशन है। 30 करोड़ छात्र है, 1 करोड़ शिक्षक प्राध्यापक है, 50 करोड़ एक्टिव पेरेंट्स है, 20 करोड़ एक्टिव ग्रैंड पेरेंट्स है, मैं भी हूँ। तो ये सब 100 करोड़ लोग देश में शिक्षा से सीधे जुड़े हैं। रोज शिक्षा की उनके घर में चर्चा होती है, लेकिन ये चुनाव का मुद्दा नहीं बनता। मुझे तो उस दिन अच्छा लगेगा जिस दिन शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर लोग वोट करेंगे, वो सबसे अच्छा दिन होगा। यही भारत की मैच्योर लोकतंत्र का एक सही मुकाम होगा और मुझे विश्वास है आने वाले 1-2 चुनाव में ये आएगा। और हमारा सारा प्रयास पिछले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में आउटकम बेस्ड एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट एट ऑल लेवल्स, इसके इतने प्रयोग किए, इतनी सफलता हासिल की है। लेकिन शिक्षा में सफलता जैसे लाइट लगा आज तो बटन दबा और लाइट लगा, ऐसा नहीं होता। उसको मैच्योर होने को भी 5-7 साल लगते हैं, इसीलिए तो दूसरी टर्म मांग रहे हैं। अच्छा सर, आपकी सरकार ने कई अभियान चलाए। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, मेक इन इंडिया अभियान चलाया, स्टैंड अप अभियान चलाया, आते आते चौकीदार अभियान क्यों चला दिया? लोगों ने चलाया। जब इन्होंने, क्या है, कांग्रेस की मानसिकता देखो, वो गरीब का अपमान करते हैं। मणिशंकर अय्यर ने पिछले चुनाव में कहा कि चाय वाला वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अरे उसको ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के कार्यालय के बाहर एक चाय का स्टॉल खोलने की परमिशन देंगे, ये बोला था। गरीब के लिए कांग्रेस की ये सोच है। फिर उन्होंने बीच में पकोड़े वाले का, रोजगार की जब चर्चा हुई तो पकोड़े का विषय निकला, तो पकोड़े वाले का भी ऐसा उपहास किया, इस तरह से मजाक उड़ाई
कि उसको वो सही नहीं मानते हैं। और अब चौकीदार, यानी चौकीदार हो, पकोड़े वाला हो, चाय वाला हो, जो भी गरीब है उसका अपमान करना ये कांग्रेस का स्वभाव है। कौन है चौकीदार, कौन है चाय वाला, कौन है पकोड़े वाला? अपनी मेहनत से अपनी जीवन का यापन करता है और अपने मेहनत से स्वाभिमान से जीता है। लेकिन कांग्रेस वाले को जीने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको जीने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत का पैसा उनको मिलता है, इसलिए वो ऐसे मजाक उड़ाते हैं। और देश ने इसलिए विरोध किया और एक अभियान तैयार हुआ, मैं भी चौकीदार हूं, देश के प्रगति का मैं भी छोटा भागीदार हूं, मैं भी एक चौकीदार हूं। ये जो शुरू हुआ वो इसलिए शुरू। प्रधानमंत्री, लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या धमका रहे हैं क्या विपक्ष को? उन्होंने आज कहा चौकीदार हूं, गिन गिन के चुन चुन के हिसाब लूंगा, सबका हिसाब होगा। चौकीदार का काम है चोरों को भगाना और भागे हुए चोरों को लाना, और करेंगे दोनों। आपने देखा आज क्या क्या हो रहा है। मिशेल आ गया, तलवार आ गए, सक्सेना आ गया, सेनेगल में वो एक स्कैम के आरोपी वो पकड़े गए, नीरव मोदी आज जेल में है, प्रत्यार्पण मल्ल्या का हो गया है, अब उसको केवल वापस आना है, उसका अपील खत्म हो जाएगा और वो भी आएगा। सभी गुनहगारों को जिन्होंने देश को लूटा उनको लाएंगे, और जो देश में है लुटेरे उनको भी भगाएंगे। ये भगाएंगे यानी बाहर नहीं, जेल में डालेंगे, ये हम करने वाले हैं, ये निश्चित हो। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि इतनी देर क्यों लग गई आपको जागने के लिए? देखो, 4 कानून बदलने पड़े। कांग्रेस ने बेनामी प्रॉपर्टी कानून 20 साल पहले किया, लेकिन उसका कभी नियम ही नहीं बनाया, उसको लागू ही नहीं किया, केवल दिखावे के लिए एक कानून बनाया, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। हमने उसके नियम बनाए, सर्वसम्मति से पास हो गया, आज अमल शुरू हो गया। आज जो नीरव मोदी या मल्ल्या की सारी संपत्ति विदेशों में भी जब्त हो रही है, वो क्यों? क्योंकि हमने एक कानून तैयार किया, फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स लॉज, और वो बाकी दुनिया के सारे कोर्टों ने भी मान लिया। इसीलिए तो प्रत्यार्पण हो रहा है, इसीलिए तो कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी वहाँ हो रही है। तो ये जो सब बदलाव आया, उसके लिए कानून बनाने पड़े, उसके लिए 2-3 साल लगे। उसमें भी राज्यसभा में ये चलने नहीं देते थे, फिर भी हमने किया और उस पर सख्ती से कार्रवाई की। पहले तो उनका दाना पानी बंद किया, पहले तो उन पर सख्त कार्रवाई यहाँ शुरू की। कांग्रेस के राज में वो भागे नहीं, उसका सीधा कारण है कांग्रेस में ही उनको प्रश्रय मिलता था, कांग्रेस के जमाने में उनको संरक्षण मिलता था, और कांग्रेस उनको कर्जा भी देती थी और संरक्षण भी देती थी। हमने कर्जा भी रोका और संरक्षण भी निकाला, तब वो भाग गए, लेकिन वापस ला रहे। अच्छा सर, ये बता दें एक बार कि इस चुनाव में अब मुख्य मुद्दा या सेंट्रल थीम क्या बनती जा रही है? जब छापे पड़ रहे थे, जब विजय माल्या की एक्सट्रेडिशन की वहाँ पर प्रोसीडिंग्स चल रही थी, यहाँ रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर ईडी कार्रवाई करी, तो लग रहा था भ्रष्टाचार इस देश का मुद्दा बनने जा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो हुआ वो हुआ, अब लगा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि लोगों को कैसे नोट दे के लुभाया जाए वो मुद्दा बन जाए। आपने साल के 6,000 रुपये किसानों को देने की बात की, राहुल गांधी ने 6,000 रुपये महीने में, हर महीने एक परिवार को 6,000 रुपये देने की बात कर दी है। ऐसा है, पहले तो 6,000 की बात 1 मिनट में कहूँ, जिसको सत्ता में आना ही नहीं है वो 60,000 रुपये गए, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब थोड़ा ही है। हमने 3 करोड़ किसानों के 12 करोड़ को देना है, लेकिन राज्यों से वेरीफाई होकर सूची आने में कांग्रेस वालों ने सहयोग नहीं दिया। फिर भी 3 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपये पहली किस्त गई, दूसरी किस्त अप्रैल में जाएगी। और ये हमारा किसान वेलफेयर प्रोग्राम चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं, 10 साल कंटिन्यूअस चलने वाला कार्यक्रम है। इनपुट की मदद है, और इसके लिए ये एक एम्पावरमेंट का कार्यक्रम है। दूसरा, कांग्रेस ने जहां आपने मुद्दा क्या है? मुद्दा है लोग पीपल वोट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट इलेक्शन। यानी कॉरपोरेशन का चुनाव है तो अलग विचार करते हैं, विधानसभा का है तो अलग विचार करते हैं, लोकसभा का है तो अलग विचार करते हैं। अब का देश में एक ही मुख्य सवाल है कि देश को आगे लेकर कौन जाएगा, कौन देश का विकास करेगा, कौन देश की तरक्की करेगा। और 5 साल के रिकॉर्ड के बाद आज लोगों को पता है, और लोगों का एक ही उत्तर है कि मोदी मोदी मोदी, इससे यही देश की तरक्की करेगा। कौन सामने नेता है? एक तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी कोई है नहीं भाई, वो कांग्रेस वाले भी नहीं कहते, आप क्यों कह रहे हो? कांग्रेस वाले भी नहीं कहते, किसी को विश्वास नहीं। एक अच्छा हुआ
एक चैनल ने जाके मुंबई के सारी महिलाएं खड़ी थी, उनको पूछा उन्होंने, और मैंने खुद सुना है इसलिए बता रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि भाई मोदी जी की सरकार आई, आपकी सारी मांगे पूरी हुई क्या? बोली नहीं, सभी मांगे नहीं पूरी हुई। क्या बचा? उन्होंने कहा एक दो मांगे कि भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है बोले, तो फिर इस बार आपकी मांगे मान्य नहीं हुई तो आप किसको वोट देंगे? नहीं, बोले वोट तो हम मोदी को ही देंगे। क्यों? बोले भाई दूसरे का सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आज देश हंस रहा है, कल दुनिया हंसेगी। ये मुंबई के महिलाओं ने उत्तर दिया टीवी पर। मैं टीवी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड। लेकिन सर इन्हीं राहुल गांधी की अध्यक्षता में आप अभी 3 चुनाव हारे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के। चले आप उसकी वजह आप बता सकते हैं, उस पर बहुत विश्लेषण हो जाएगा, छोड़ देते हैं उस बात को। लेकिन वहां क्या किया था उन्होंने कहा था कि हम मेरी सरकार आएगी 10 दिन के अंदर कर्ज माफी कर दूंगा और एमएसपी बढ़ा करके दूंगा। वो कहते हैं मैंने किया, लोगों ने अब किया या नहीं किया वो भी छोड़ दें, लोगों ने यकीन करके कम से कम वोट तो दे दिया। 1 मिनट, अब वो कह रहे हैं 6,000 रुपया महीना दूंगा। अभी तीनों राज्यों में ये बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक और पंजाब में भी आया। जैसे तेजाब का गाना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे बोले वो, वैसे बोले 10 और 10 दिन में कर्जा माफ। पंजाब में 2 साल हुए, 90,000 करोड़ का कर्जा है, केवल 5,500 करोड़ दिए हैं। राजस्थान में 100 दिन हो गए, अभी एक भी पैसा राष्ट्रीयकृत या शेड्यूल बैंक का कर्जे का नहीं दिया है, केवल 3,000 करोड़ रुपए दिए हैं। वहां 2,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो इस तरह से कर्नाटक में, तो ये बोलने की बात अलग है और करने की अलग है। ये लोगों को पता चला, इसलिए लोग ज्यादा ही जागरूक हो गए। देखो, राष्ट्रीयकरण क्यों किया था बैंकों का? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, मैं भी राष्ट्रीयकृत बैंक में नौकरी करता था, तब ये नारा था कि गरीब के लिए अब बैंकों के दरवाजे खुल गए हैं। 45 साल हुए, लेकिन 35 करोड़ लोगों के अकाउंट नहीं खोले थे। 45 साल जो नहीं हुआ वो हमने 45 महीने में करके दिखाया और 35 करोड़ लोगों के खाते खोले। ये कमाई है, ये काम है, और इसलिए बैंकिंग उनके दरवाजे तक पहुंचाया। ये इस तरह से काम किए, इसलिए लोग मोदी जी में विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का कि भाई पहली भारत की सरकार है कि 5 साल होने के बाद भी एक भी मंत्री पर या सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके। यही तो इस सरकार की सबसे बड़ी कमाई है। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में भी मुंदड़ा कांड और बाकी सब हुए स्कैम, तो वो सामने आ गए थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। और इसलिए लोग अच्छा कौन है, अच्छा सरकार कौन देगा, इफेक्टिव सरकार कौन देगा, सुरक्षा कौन देगा। और आज भारत को यकीन हो गया बालाकोट के बाद और कल के शक्ति के बाद भी कि देश सुरक्षित हाथों में है। और इसलिए जहां भी हम जाते लोग कहते फिर एक बार मोदी सरकार। ये सब जगह यही नारा है। उनको अब मुझे किसी ने पूछा कि अगले चुनाव में फिर क्या नारा दोगे, मैंने कहा बार बार मोदी। अब ऐसा है। वो केजरीवाल जी इसीलिए कह रहे हैं आपकी बात से डर करके कि इस बार अगर मोदी जी आ गए तो देश में चुनाव होने बंद हो जाएंगे। अब तो कमाल हो गया, 2014 में हम सरकार में आए और 2019 में चुनाव हो रहा है। चुनाव 5 साल के बाद इस देश में होते रहे। किसने चुनाव टाले थे? 76 में कांग्रेस ने। 71 में चुनाव हुआ था, 76 में होना ड्यू था। हम इमरजेंसी उन्होंने थोपी और सारे संविधान की धाराएं समाप्त कर दी और चुनाव 76 में नहीं हुआ। तो ये काम कांग्रेस का है, हमारा नहीं है। हम तो हर 5 साल में चुनाव करेंगे, हर 5 साल में लोगों का विश्वास प्राप्त करेंगे। हाँ, इनके लिए एक मुझे कांग्रेस के दूसरे पार्टी के विपक्षी दल के नेता है, उन्होंने मुझे पिछली बार चुनाव के बाद तुरंत कहा था, आपने हमें कम से कम 15 साल के वनवास में, 14 साल के वनवास में तो भेज ही दिया है। ये उन्होंने कहा, किसी किसी को सच बोलने का ये होता है। कांग्रेस के नेता ने आपको बोला कि 15 साल के लिए वनवास हमारा हो गया। सर, एक शब्द जो है इसमें मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, यानी मीडिया की, कि हम बड़ी आसानी से किसी के कदम को गेम चेंजर कह देते हैं, मास्टर स्ट्रोक कह देते हैं कि इस विषय ने जो है अब चुनाव पलट के रख दिया, अपने सर पे खड़ा कर दिया है। कोई मास्टर स्ट्रोक है इस चुनाव में किसी का, आपकी सरकार का कोई मास्टर स्ट्रोक? मुझे लगता है किया हुआ काम, सोना जो होता है उसको
अलग से इश्तिहार करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद स्वयं चमकता है। जिसका नहीं है उसको इश्तिहार देना पड़ता है और वो फिर प्रॉब्लम होता है। ये हमने देखा है और इसलिए हमने अच्छा काम किया है। उसी काम के आधार पर विकास के वादे के साथ, आगे बढ़ने के वादे के साथ और गरीब जनता का एम्पावरमेंट करके देश का देखो 11वां नंबर था अर्थव्यवस्था में दुनिया के, आज 6ठा नंबर हो गया। उसको 4थे स्थान पर ले जाते हैं। तब देश की गरीबी नष्ट करने, समाप्त करने के लिए जो साधन चाहिए वो साधन सरकार के पास आते हैं और उससे देश की तरक्की होती है। हम समृद्धि बांटते हैं, वो गरीबी बांटने में विश्वास करते हैं। यह हम दोनों विचारधाराओं में फर्क है और इसी का लोग स्वीकार करेंगे। और जैसे मैंने कहा, तरक्की कौन करेगा, सुरक्षित कौन करेगा, अच्छा ईमानदार नेतृत्व कौन देगा, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। उनका कहना है कि विपक्ष ये कह रहा है कि आप जमीनी हकीकत नहीं पहचान रहे हैं, आप अंडर करंट नहीं पढ़ रहे हैं। नौकरियां आपके राज्य में नहीं बढ़ी, नौकरियां घट गई। 45 साल में सबसे कम नौकरी, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा। मैं सिर्फ जो वो आंकड़े पेश करते हैं, कुछ अखबारों में छपते हैं, वो कह रहा हूं। वर्क फोर्स आपने घटा दी है। इस सब के बावजूद भी इतना आत्मविश्वास कैसे? आपने स्मॉल सेक्टर खत्म कर दिया जीएसटी से, नोटबंदी से। ये सच नहीं है। स्मॉल सेक्टर कितना बढ़ा, रोजगार भी कैसे बढ़ा। अरे भाई, अगर सचमुच में सबसे बड़ी बेरोजगारी होती तो देश में कितनी अशांति होती। साउथ अफ्रीका में देखा, ब्राजील में देखा, वेनेजुएला में देखा, सब जगह दुनिया में जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर जाती है तो देश कैसे होता है। लेकिन यहाँ इसलिए नहीं हुआ कि काम है, यहाँ प्रॉब्लम एक ही था और जो हम रिपेयर कर रहे हैं कि जिसको रोजगार मिला उस रोजगार का मैपिंग होने की व्यवस्था ठीक नहीं है। आपको पता है, दिल्ली शहर में आज लगभग 50 लाख परिवार है, लेकिन 50 लाख परिवार में एनएसएसओ का डाटा 1000 परिवार में भी नहीं जाते हैं और उसके वो मापन करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। अब इसकी तरीका बदल के हर एक नौकरी, अगर एक वर्ष में 70 लाख से ज़्यादा ईपीएफ को अकाउंट पिछले एक साल में खुले हैं तो नई नौकरियां लगे बिना थोड़ा ही प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलता है। कोई भी जाके नहीं खोल सकता कि मेरा प्रोविडेंट फंड खोलो, नहीं खोल सकता। तो इसलिए ये नौकरियां लगती है, उसी का ये परिणाम है। आज मैं उस सारे चर्चा में नहीं जाऊंगा। एक कहूंगा कि देश की तरक्की, कांग्रेस ने देश को विनाशकारी अर्थनीति दी। कांग्रेस ने किसान को ये किसान की आत्महत्या ये कांग्रेस की देन है। और बेरोजगारी, मेरा पॉलिटिकल जीवन भी बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करके शुरू हुआ। हमने बहुत देश भर में आंदोलन किए क्योंकि बेरोजगारी का मूल भारत की एक कुंठित अर्थव्यवस्था थी। आज वो अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी है, तब सारे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, रोजगार का भी होता है और ये मैपिंग भी ठीक होगा और सही आंकड़े आपको हर महीने के आते जाएंगे जैसे अमेरिका में है। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने, आपने कहा देश को तबाह कर दिया, कांग्रेस पार्टी को कभी देश की कमान नहीं मिलनी चाहिए, तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन जाए, केसीआर बन जाए, चंद्रबाबू नायडू बन जाए, मायावती बन जाए, वो चलेंगे? ऐसा है, दिन में ख्वाब देखने को लोकतंत्र में पाबंदी नहीं है, वो देख सकते हैं। उनका आनंद 23 तारीख को खत्म होगा, 23 मई को, तो 40 दिन अभी बचे हैं या 2 महीने बचे हैं, तो मैं उनका आनंद अभी क्यों छीन लूं? लेट देम एंजॉय। सर, ऐसे लोग प्रधानमंत्री बने हैं ना, लेकिन देश के अंदर गुजराल साहब बने हैं। ऐसा ही न होने के लिए लोग मोदी जी को दे रहे वोट। लोग पूर्ण बहुमत से सरकार क्यों बना रहे हैं, उनको फायदा समझ में आया। क्या हुआ गुजराल के समय, क्या हुआ वीपी से, क्या हुआ चंद्रशेखर जी के समय, चरण सिंह के समय, देवेगौड़ा के समय, चारों सरकारें कांग्रेस के सपोर्ट से रही और एक एक साल में कांग्रेस ने सपोर्ट विड्रॉ किया और देश में अस्थिरता रही और देश में एक तरह से अनार्की हो गई। इससे बचने के लिए ही पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार और एनडीए की मजबूत सरकार आएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। नहीं आई तो क्या आपके समर्थन से कोई सरकार बन सकती है? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। हमारे जनता भी हमारे साथ है, लोग विकास चाहते हैं और लोग हमें ही, मोदी जी पर विश्वास रखते हैं, इसलिए सरकार आएगी। पिछले बार से भी थोड़ी ज्यादा सीटें आएगी और उसको लेकर हम एक अच्छी सरकार देंगे। सर, कैसे आएगी? ये सवाल मैं तो जो मेहमान आता है राजनीति का उससे पूछता हूँ, कैसे आएंगी 282 से ज्यादा? समझाइए थोड़ा, गणित तो हमको समझाइए। हर जगह 100 में से 100 नंबर मिल गया जब आपको 2014 में।
क्यों मिलना गुना थोड़ा ही है? नहीं, दिल्ली तो- यूनिवर्सिटी में एडमिशन का 100% होता ही है। नहीं सर, लेकिन 100 में तो से 110 दिल्ली तो में नहीं भी हम मिलता। 100 में से 110 तो नहीं मिल सकता। नहीं, तो हमें 100 से ज्यादा नहीं चाहिए। तो इसलिए हम ये बताते हैं, पहले तो कहाँ बढ़ेगा? बीजेपी का बेस जहाँ पहले कम मिले थे, ओडिशा में हमें 1 MP था। इस बार देखो 15 नहीं आएंगे तो हम आपसे बताएंगे कि ऐसा नहीं क्यों हुआ, लेकिन होगा तो वह बढ़ रहे। फिर हमारा तमिलनाडु में नया अलायंस हुआ है, हमारा 1 ही MP था, वो भी बढ़ रहे हैं। फिर बंगाल में जहां हमारे 2 ही MP थे, वहां हमारे 12 से 22 तक कुछ भी MPs आएंगे, या आज सब मान रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट में जहां हमारे 8 ही MP थे, वहां हम 22 MP जीत रहे हैं। ये सब जगह केरला में भी खाता खोलेंगे तो जहां हमें नहीं मिला था वहां पाएंगे। और अभी अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हमारी सरकार नहीं बनी, आधा % का ही अंतर रहा, लेकिन नहीं बनी, वहां भी हम पुराने रिकॉर्ड को कायम करते हुए सारी सीटें जीतेंगे, ये मुझे पूरा मैं तो भरोसा आपको बात बताता हूँ शरद पवार की, आपके स्टेट से आते हैं और उनका भी नाम चल रहा है कि अगर दाव लग गया तो वो भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक बात तय है, बीजेपी की 80 सीट कम से कम होंगी। 40 सीट आप यूपी में खोएंगे कम से कम, और 40 सीटें उन राज्यों में जहां आप कांग्रेस पार्टी के साथ सीधे डायरेक्ट कॉन्टेस्ट के अंदर हैं। तो आ गए आप सीधे 200 के ऊपर, बना लीजिए मोदी जी को प्रधानमंत्री। मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसा होने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि ये क्लब 200 बोलते हैं जिसको, ये ऐसी हवा तो 2014 में भी थी। बताओ कहाँ आएंगे, बताओ कहाँ आएंगे, आ गए 282 हो गए, इस बार भी 300 के पार, ये आप समझ लीजिए। एक आखिरी सवाल ऑडियंस में दीजिए, वानखेड़े जी को दीजिए। ये आपके स्टेट के हैं इसीलिए ये प्रिविलेज इनको। नहीं, ये मध्य प्रदेश के भी है। प्रकाश जी, मेरा सवाल फिर एयर स्ट्राइक को लेके है। जब एयर स्ट्राइक हुई तो शायद ही देश का कोई ऐसा विपक्ष था जो सरकार के साथ खड़ा नहीं था। पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबने बधाई दी। कंट्रोवर्सी तब से चालू हो गई जब आपके स्पोक्स पर्सन ने पहला ट्वीट करके बोला 400 लोग मारे गए। उसके बाद एक मंत्री ने ट्वीट करके कहा 350। आपके अध्यक्ष ने कहा 200 लोग मारे गए। उसके बाद कलकत्ता में एक आपका मंत्री बोलता है कैबिनेट, हमने तो लोग मारने गए नहीं थे, हमने तो हुल देने गए थे। उसके बाद एयरफोर्स ने क्लियर किया कि हमने टारगेट अचीव किया, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। ये कंट्रोवर्सी तब हुई जब लाशें गिनने का नंबर मार्केट में बीजेपी की तरफ से आया। आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और बहुत टू द पॉइंट बोलते हैं। क्या लाशों का नंबर देना ये जरूरी था? लाशों का नंबर देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिनका नुकसान हुआ है वो आतंकवादी संगठन अजहर मसूद का भाई ही बता रहा है कि हमारा कितना नुकसान हुआ। नंबर 1। नंबर 2, सरकार ने कभी भी नंबर नहीं दिया। और मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कांग्रेस ने और कुछ पार्टियों ने दूसरे दिन ही विरोध शुरू किया। वो नंबर देने का कोई मुद्दा नहीं है, उसके पहले ही उन्होंने किया कि इसके सबूत क्या है। आंकड़ों का नहीं, वहां स्ट्राइक हुआ इसका सबूत क्या है, वहां क्या हुआ ये इसके सबूत क्या है। और आगे जाके तो सभी प्रकार के सवाल उठाए। अब तो सैम पिट्रोडा भी पूछ रहा है। तो कांग्रेस की ये एटीट्यूड हमारे कारण नहीं, उनके मानसिक दौर्बल्य के कारण है। हम इनको सहभागी करना चाहते थे कि देश ने विजय पाया है, आप भी उसके सहभागी हो, लेकिन वो लेना नहीं चाहते। वो अलग थलग हो गए और पाकिस्तान में उनके भाषण पॉपुलर हो गए, ये कारण है। सवाल बहुत हैं आगे ऑडियंस के भी, लेकिन समय इतना ही था। आप लोग आगे आने वाले मेहमानों से जरूर सवाल पूछ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठ जाओ भाई साहब, अब तो टिकट मिल गया जिसको मिलना था। प्लीज़ मैं चाहता हूं एक बार तालियां ज़ोरदार हो जाएं इतने शानदार सेशन के लिए। थोड़ा सा ब्रेक है, तब तक मुझे छोड़ दिया गया आपके ऊपर कि मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट करूं आपके साथ। भाई साहब क्या बात है सर, आप उदास हो गए कुछ? सामने बैठो ना सर, बिल्कुल प्लीज़। आप तो खो गए, ऐसा लग रहा है आपको टिकट छीन लिया किसी ने आपका। सीरियसली थोड़ा सा, जब तक ये मंच हमारा सेटअप होगा तब तक के लिए आपके बीच में